हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का टॉपर्स ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 लेसन 4 रीड आउट करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं दी ट्रेजर विद इन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनडिस्कवर्ड होती हैं, जो हमें कई बार जानने की कोशिश में ही हम बहुत कुछ जान जाते हैं, जिनको जानने की कोशिश में ही। इसी तरीके से ये एक चैप्टर है हमारा दी ट्रेजर विद इन। ये भी हमें बहुत सी नई चीजें बताएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर हिडन इन इट। जस्ट देखते हैं, जस्ट मीन्स कि हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं। एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। डेफिनेटली हर चाइल्ड स्पेशल होता है, एवरी पर्सन इज स्पेशल। सबकी अपनी क्वालिटीज होती हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, और हमारी हर चीज को कैप्चर करने की, नॉलेज को कैप्चर करने की कैपेबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस बेला राजा। जो हमारा इसके अंदर जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो बेला राजा है, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। जो एक न्यूज लेटर के एडिटर है, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडर एंड लीडिंग आर्किटेक्ट्स। जो हमारे इंडिया के एक बहुत ही लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है, उनकी लाइफ के बारे में। इंटरव्यू का मतलब होता है, जब हम किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ समबडी। यहाँ पर भी जो हमारे मिस्टर हाफिज हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट की है उन्होंने, बहुत ही एक लीडिंग स्टेज के ऊपर है, तो उनका भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है हमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स के अंदर ये जो हमारा लेसन है ये डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हम रीड अप करते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल, ही वॉज नॉट हैप्पी एट हिज स्कूलिंग डेज। नाउ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूलिंग टाइम में बिल्कुल हैप्पी नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी ऑल पोजेस डिफरेंट क्वालिटीज। हमारे इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सम पीपल, सम चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, सम चिल्ड्रन लाइक स्टडीइंग अ लॉट। इसी तरीके से हम सभी के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत वेरी करते हैं। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिस्टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। चीजें करना बहुत अच्छा लगता था, बट मैकेनिकल लर्निंग ही डजंट लाइक। What his principal once said to him influenced him deeply। जो उनके प्रिंसिपल ने कहा वो उन्हें अंदर तक पिंच कर गया। आखिर ऐसी क्या बात थी या ऐसा क्या शब्द थे। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एल्डर्स हमें कह रहे होते हैं वो बहुत डेप्थ में हमें पिंच कर जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल ने उन्हें कहा वो कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर तक पिंच कर गया। HC यहाँ पे आपकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज की गई हैं। HC इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एंड BR इज बेला राजा, जो उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। I used to have this terrible nightmare, only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared। Now वो कह रहे हैं कि कई रातों से, कई सालों से मुझे बहुत ही डरावने ड्रीम्स आ रहे थे। बहुत ही डरावने ऐसे ड्रीम्स जिनके बारे में सोच के भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को भी कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनके बारे में जब हम बाद में सोचते हैं, वी फियर, हमें एक अलग सा डर लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हाफिज हैं उनको बहुत अजीब सा डर लगता है। बट इन रिसेंट फ्यू ईयर्स वो जो ड्रीम्स हैं वो आने बंद हो गए हैं। What nightmares are you talking about and why do you think it has disappeared now? अब जो इंटरव्यूअर हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या नाइटमेयर्स थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, किस बारे में थे वो नाइटमेयर्स, या क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एकदम से अब डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything। Now see, कितना weird सा ड्रीम है that he is dreaming of even appearing in maths exam, कि वो मैथ्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं एंड वहां पे he has failed, वहां पे वो फेल हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके के ड्रीम्स हम सभी को कभी ना कभी आते हैं when we are appearing for our exams। Now the psyche must have gotten
over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. But now क्योंकि अब वो बहुत ग्रोन अप हो चुके हुए हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर चुके हुए हैं, सो ही इज सेइंग कि अब इस तरीके के जो ड्रीम्स हैं वो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत दूर रह गए हैं ऐसे ड्रीम्स, और अब मेरे पास ना ही इतना टाइम है कि मैं इन वियर्ड ड्रीम्स के बारे में सोच सकूं। ये जो ड्रीम्स है ये कहीं बहुत दूर रह गए हैं। मेरी साइकी होता है हमारा सोचने का, हमारा माइंड, उससे भी बाहर निकल चुके हुए हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्ली मेमोरीज इन स्कूल। अब इंटरव्यूज के टाइम पे नॉर्मली जब हम बहुत ही लीडिंग हाइट सक्सेस पे पहुंच जाते हैं तो हमारे सक्सेस के पीछे हमारा जो इतना ज्यादा मेहनत होती है, जो हार्डवर्क होता है, उसको हर कोई जानना चाहता है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो द इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो कि आखिर उनका इनिशियल ईयर्स कैसे थे, उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर था। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। नाउ ही इज सेइंग कि जब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में था तब तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज ब्रिलियंट, आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, बट जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में गया आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया एंड मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। पहले मैं बहुत पढ़ता था बट नाउ आई हार्डली फाइंड स्टडीज इंटरेस्टिंग। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। मुझे गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था। रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। दूसरों के साथ शरारत करना, भागना इधर उधर ग्राउंड में। एंड आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। और जब एग्जाम होते तो मैं कॉपी करता क्योंकि मुझे आता तो होता नहीं था। आई डोंट यूज टू स्टडी। अब जब आप स्टडी ही नहीं कर रहे हैं एंड तब आप एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस आप किसी का कॉपी नहीं करते। So I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. अब जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स जहाँ बनाए जाते थे, मैं वहाँ ऐसी सेटिंग बिठाता कि मुझे किसी तरीके से एग्जामिनेशन पेपर्स मिल जाएं और फिर मैं उसी को क्रैम करता। क्रैम करना मीन्स कि उसको गो थ्रू करता, उसको लर्न, उसको मगअप करता एंड वही सब जब एग्जाम में आता यूज टू राइट एंड आई यूज टू पास फ्रॉम द क्लासेस फ्रॉम वन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू एंड टू नेक्स्ट एंड इसी तरीके से ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज। सो यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारे इंटरेस्ट कितने मैटर करते हैं। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से एक दिन प्रिंसिपल ने वो एक ऐसे शब्द, वो उनके कुछ शब्द ऐसे थे जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11th में आ गया, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." अब डेफिनेटली हमारा जो स्कूल का स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। जब हम एडमिशन लेते हैं, हमारे स्कूल के इनिशियल 2 to 3 इयर्स में हमें पूरे स्कूल के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और जितने भी को वर्कर्स होते हैं वो जानने लग जाते हैं कि ये जो चाइल्ड है ये डे 1 से हमारे साथ है। सो हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल इज सेइंग कि मैंने आपको तब से देखा है जब से आपने ज्वाइन किया है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बट यू नेवर स्टडी, पर आप पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो गया है? आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, बट क्योंकि आई एम योर गार्डियन। स्कूल के जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे एक तरीके से गार्डियन होते हैं, वो हमारा हर तरीके से केयर करते हैं। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल इज सेइंग कि मैंने आपका अभी तक पूरा ख्याल रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू एंड सो यू डू इट योरसेल्फ। बट अब क्योंकि आप इस स्कूल से पास आउट होने जा रहे हैं, यहाँ से अब दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे, दूसरे फर्म्स में अगर आप काम करेंगे तो सो मैं अब आपका यहाँ से आगे ध्यान नहीं रख सकता। अब आप अकेले हैं, आपको हर डिसीजन खुद लेना है, अपना ध्यान भी खुद रखना है। He talked to me for 5 minutes. 5 मिनट तक वो मुझसे बातें करते रहे। You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. कि आपके फादर नहीं है
और आपकी मदर ने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है इस स्कूल की फीस देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, हर टाइम वो काम में लगी रहती हैं, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। बट आपने क्या किया है, सिर्फ गेम्स खेले हैं। उनका जो इतना उन्होंने हार्ड वर्क करके पैसा कमाया उसको वेस्ट किया है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब आपका टाइम आया है कि अब आप सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ के प्रति। नाउ इट्स योर टाइम जब आप कुछ बन सकते हैं। ऐसा टाइम हम सबकी लाइफ में आता है जो हमें कुछ नया सिखाता है एंड हमें हार्ड वर्क करने पे मजबूर करता है। सो हियर ऑल्सो आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। आई वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स। चैंपियन रह चुका था मैं कई सालों से। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। क्रिकेट की टीम में भी मैं कैप्टन था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम। कोई भी गेम खिलवा लो, आई एम एक्सपर्ट। मैं कोई भी गेम खेल सकता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। बट जब प्रिंसिपल सर ने मुझे ये शब्द कहे तो मैं फील्ड पे गया ही नहीं। मैंने वहां जाके कोई गेम नहीं खेला। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं प्रेयर्स करता, मैं गॉड की तरफ एक होता है हमारा इंटेंट हो जाता है, हम झुक जाते हैं क्योंकि हमें कुछ अचीव करना होता है। और मैं सिर्फ खाता और स्टडी करता, अपनी स्टडीज में लग गया। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। नॉर्मली क्या होता था, मैं कॉपी करता था, पास हो जाता था। कहीं से पेपर्स मिल जाते थे, वहां से कॉपी किया एंड आई यूज टू पास। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC। बट तब मेरी आंखें खुली जब मैं SSC का एग्जाम दे रहा था। आई कुड नॉट डू दैट। मेरे को उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट पेपर। When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, अब मुझे सेकेंड डिवीजन मिला क्योंकि मेरे सिर्फ 50% मार्क्स है। तो एक बार फिर प्रिंसिपल सर ने क्या बोला, कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। ऐसे सोचो कि आपको डिस्टिंक्शन मिली है, आप क्लियर हुए हैं, आपको फर्स्ट ग्रेड मिला है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल। और यही एक ऐसी मेमोरी है जो मुझे मेरे स्कूल के टाइम की याद है और मुझे याद दिलाती है कि वो कैसा टाइम था। वहां पे मैं किस तरीके का था, कितना केयरलेस भी था। एंड कुछ चीजों ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, मैंने बहुत सी चीजें की हैं, इतनी चीजें की हैं जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। आई कांट रिमेंबर, इवन मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या कुछ किया है। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजीली। मैं बहुत जल्दी, बहुत आराम से हर चीज को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। अगर मुझे कोई चीज याद करनी है तो या तो मुझे उसकी फोटोग्राफ देखनी पड़ती है या अगर कोई मुझे याद दिलाए तो। अदरवाइज आई यूज टू फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। I read a book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. मैं एक बुक रीड करता हूँ लेकिन उसको मैं रिमेंबर उसके फोटोग्राफ से कर सकता हूँ, लेकिन वैसे मेरे माइंड में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता उस बुक का कि मैं उस चीज को याद रख सकूं यहाँ पे। सो दैट मीन्स ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। Now what Bela Raja is asking, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? Normally क्या होता है, अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, हम शरारत करते हैं, टीचर्स हमको पनिश करते हैं। Here also same thing is been asked कि जब आप स्कूल में थे और आप बैड परफॉर्म करते थे या फिर आप केयर नहीं करते थे किसी चीज की एंड यू मिसबिहेव, तो क्या टीचर ने आपको कभी क्लास से बाहर निकाला या पनिश किया और उस टाइम आपको कैसा लगता था? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मुझे कुछ फील ही नहीं होता था जब मुझे पनिश भी किया जाता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। खेलना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं पूरा दिन हर टाइम खेल सकता था। आई वुड रिसीव अ केनिंग एवरी वीक। हर दिन, हर हफ्ते मुझे पनिश किया जाता था, हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind?
जब आपको ऑलरेडी पता था कि आपके जो टीचर हैं वो आपको पनिश करेंगे, आपको डांटेंगे आपके बैड बिहेवियर की वजह से या फिर आपने होमवर्क नहीं किया उस वजह से, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चीज चलती थी? स्टेट ऑफ माइंड, ही इज जस्ट पजल्ड। कैन स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। क्या होता था स्टेट ऑफ माइंड? आई डोंट नो, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं फील होता था। वो क्या करते थे? मुझे पनिश करते थे, हैंड्स ऊपर करके खड़े हो जाओ एंड योर पनिशमेंट इज डन। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। दर्द तो बहुत होता था बट थोड़े टाइम बाद ही मैं उसे भूल जाता था। हम सभी को कभी ना कभी तो पनिशमेंट मिलती ही है। सो बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मेरा एक ही ध्यान रहता था, एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेशन रहता था कि मुझे बाहर जाके खेलना है, इसी वजह से मैं भूल जाता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई आपको डरा सकता है, कोई धमका सकता है या इनसिक्योर हुआ? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। नाउ सी, लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना हाई है कि कोई भी और चीज मैटर ही नहीं कर रही है। सो ही सेइंग मुझे सिर्फ खेलने से मतलब होता था और किसी चीज से मतलब नहीं था, बाकी कोई कुछ भी करे। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। फनी प्रैंक्स में मुझे बड़ा मजा आता था, लोगों को छेड़ना, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक्स खेलना। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। एक दिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। इसी वजह से मैं चाहता था कि कोई भी पढ़ाई ना कर सके, तो मैंने एक ऐसा काम किया जिससे सारे डिस्ट्रैक्ट हो गए। फॉर वन होल और वी प्लेड चोर पुलिस। पूरे 1 घंटे तक हम सब ने मिलके चोर पुलिस खेला। सो वेरी पॉपुलर गेम अमंग स्टूडेंट्स। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी। हर सैटरडे हमें ये परमिशन दी जाती थी कि हम टाउन में जाके वहां पे मूवी देख सके। सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets। तो मैं क्या करता था? लंच तो करता नहीं था, 40 to 50 लोगों से मनी कलेक्ट करता था एंड टिकट्स खरीदने भाग जाता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। और जब मैं वापस आता था खरीद के, तब मैं अपने मन पसंद चीजें खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग। जो हमारा स्कूल में गैंग बना हुआ था उसका लीडर हुआ करता था। आई वाज कॉल्ड द दादा ऑफ द गैंग। वी कुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज। हमारी गैंग फाइट्स होती थी, जो दूसरी गैंग्स थी उनके साथ लड़ाई हो जाती थी, हम प्लानिंग करते थे कैसे उनको नीचा करना है। These things used to interest me more than any academics। और इन चीजों में मुझे ज्यादा मजा आता था एज कम्पेयर टू स्टडीज। स्टडीज में उतना मजा नहीं आता था जितना इन चीजों में आता था। Students used to buy my textbooks used to book my textbooks for the following years। जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी ही टेक्स्ट बुक्स ले जाते थे बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। वो बिल्कुल न्यू होती थी, मैं खोलता तो था नहीं, आई डोंट यूज टू स्टडी, तो मेरी टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल न्यू होती थी, इसलिए वो मेरी ही बुक्स ले जाते थे। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से 1 दिन पहले ही वो खुलती थी ताकि क्या हो, आराम से मैं क्या कर सकूं, पूरा का पूरा अपना जो पेपर है उसको क्रैम कर सकूं। यहीं पे हमारा पार्ट 1 जो है वो आपका खत्म होता है, जिसके अंदर उसके चाइल्डहुड मेमोरीज को बताया गया है कि चाइल्डहुड में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। नाउ लेट्स सी कि पार्ट 2 में हम क्या ऐसी डिफरेंट चीज देखने वाले हैं या क्या ऐसा हम गो थ्रू करने वाले हैं जिससे हमें उनकी लाइफ के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। सो नाउ लेट्स टेक। He stumbled on architecture because he knew little French and less German। आर्किटेक्चर उन्होंने इसलिए ली, इसलिए आगे अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहा क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत फ्रेंच तो आती थी लेकिन जर्मन नहीं आती थी। He was offbeat even in the pranks that he played on others। जो प्रैंक्स वो खेलते थे वो भी गड़बड़ा जाते थे थोड़े बहुत। When he found his calling there was no looking back। ये जेस्ट दिया गया है हमें इस स्टोरी का कि अब हम नेक्स्ट पार्ट में किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारे एक ओवरव्यू रहेगा, उनकी आगे की जो लाइफ है टुवर्ड सक्सेस वो किस तरीके की होने वाली है, उसी का ही हमें एक ओवरव्यू दिया गया है। सो नाउ लेट्स सी और क्या ऐसा है जो उनकी लाइफ में हिडन है और वो हमें बताना चाह रहे हैं।
अगेन बेला राजा इज आस्किंग द क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आ गए जब आपको स्टडीज ही नहीं पसंद थी. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट below 80 to 85% was allowed to enter. Now जो कॉलेज था आर्किटेक्चर का, उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट अलाउड नहीं था जिसके जो मार्क्स हैं वो 80 to 85% से कम हो. आई हैड ओनली 50% और मेरे तो सिर्फ 50% ही थे. आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर, मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था. बट माई आंट टोर इट, लेकिन मेरी आंट नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, उन्होंने फाड़ दिया वो लेटर. Then I decided that I wanted to join the police force. तब मैंने फिर डिसाइड किया कि ओके आर्मी नहीं तो हम पुलिस में ज्वाइन हो जाते हैं. हम भी कई बार ऐसा ही सोचते हैं. My mother said don't join the police force. अब मदर ने ही मना कर दिया कि आप पुलिस फोर्स मत ज्वाइन कीजिए. Just do your graduation. आप आराम से अपनी स्टडीज करो, आप ग्रेजुएशन करो. So I went to जय हिंद कॉलेज इन मुंबई. सो उन्हों की जो ग्रेजुएशन है, आगे फर्दर स्टडीज है, वो मुंबई की हैं जय हिंद कॉलेज से. There I was to either take French or German. वहाँ पे मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी. Though I had studied French for 7 years. 7 years तक उन्होंने फ्रेंच पढ़ रखी थी. I did not know 7 words of French. But तब भी मुझे कुछ नहीं आता था. कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम कई लंबे टाइम तक पढ़ते हैं. हम सिर्फ एग्जाम्स के लिए उन्हें इतना पढ़ लेते हैं कि वो हमें लिखनी आ जाती है, बट हमें उनका एक वर्ड भी आता नहीं है. सेम इज द केस हियर. He has studied French for 7 years, but he is not able to understand or write or speak even a single word in French. So I took German. इसलिए उन्होंने जर्मन ले ली. Then my German teacher died. तभी क्या हुआ, उनकी जर्मन टीचर मर गई. The college told me that I could change the college or take French. अब कॉलेज ने उन्हें क्या कहा कि आपके पास जर्मन है, आप ही एक स्टूडेंट हो, या तो आप फ्रेंच ले लो, नहीं तो आप कॉलेज चेंज कर लो. Now Who would give me admission in another college? कौन सा ऐसा कॉलेज था जो 50% पे मुझे एडमिशन दे देता. I had got admission to जय हिंद by influence. जय हिंद में भी मैं इन्फ्लुएंस, किसी के चक्कर में आके ही एडमिशन मुझे मिल गया था. So I thought okay I will take French. इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जर्मन नहीं मिल रही है, so we'll go for French. And I started learning French again. एक बार फिर फ्रेंच मैंने लर्न करना पढ़ना शुरू कर दिया. I learned it from my cousin. मेरा cousin जो था उसे बहुत अच्छे से आती थी. So I learned it from him. She was an architect's wife. वो जो cousin थी वो कौन थी, एक आर्किटेक्ट. उनकी जो husband थे वो आर्किटेक्ट थे, उनकी वाइफ थी. I was going to an architect's office to learn French. आर्किटेक्ट ऑफिस में जाता था मैं फ्रेंच पढ़ने के लिए. Was it then that you decided you want to do architect? क्या ये तभी हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर में ही जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं? एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. क्या कहने कि ये सब तो एक कोइंसिडेंस था. मुझे नहीं पता था कि मैं एक आर्किटेक्टर ही बन जाऊं. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्रॉइंग अ विंडो डिटेल. अब आर्किटेक्ट ऑफिस में मैंने किसी को देखा कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, विंडो डिटेलिंग कर रहे हैं उसकी. अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्रॉइंग. ये बहुत एडवांस टाइप की ड्राइंग होती है जो की जाती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. और मैंने उन्हें क्या बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. कि आपने जो विंडो बनाई है, अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगी. आपने इसको डिजाइनिंग इसका गलत बनाया है. ही देन हैड अ बेट with me and later he found that indeed his drawing was wrong. अब इसी चीज पे अब डेफिनेटली अगर हम किसी को चैलेंज करते हैं कि भाई आपने जो काम किया है और वो उसकी फील्ड का काम हो कि ये काम तो गलत है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग वे हो जाता है. बेट लगी उनके बीच में और बाद में वो जो आर्किटेक्ट था उसे पता लगा कि नो, उसका जो डिजाइन है वो गलत है, वो विंडो ओपन नहीं होगा. माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज. वो ये देख के बहुत हैरान रह गए कि मैंने किस तरीके से इसको जज कर लिया. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. उन्होंने कुछ चीजें मुझे बनाने के लिए बोला. व्हिच आई इमीडिएटली डिड. जो मैंने बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी बना भी ली. ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन्ड अ हाउस. मुझे एक बड़ा सा घर डिजाइन करने के लिए बोला गया और मैंने बहुत आराम से बड़ा सारा घर
डिजाइन भी कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। एंड तभी उन्होंने क्या कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब छोड़ दो एंड कम इन आर्किटेक्चर। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम प्रिंसिपल से मिलने गए कॉलेज के। द प्रिंसिपल वार्नड मी, I will allow you to take part in the entrance exam, but if you do not do well, I will not allow you to join. कि मैं आपको इतनी परमिशन तो दे सकता हूँ कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे दें, बट आपके ऊपर है, अगर आप उसको नहीं क्लियर कर पाते हैं then you would not be able to join the college. Now this was what principal has said of the college. I got an A+ in the entrance exam. अब एग्जाम हो गया, उसके अंदर A+ आया, ग्रेडिंग बहुत अच्छा आया, एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज अ केक वॉक। और उसी दिन से मेरे लिए आर्किटेक्चर की जो फील्ड थी वो ओपन हो गई। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैं कभी कोई प्लान नहीं बनाता, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन मुझे पता होता था कि ऊंचाई से कोई भी चीज कैसी दिखाई दे रही है। आई हैड नेवर नो What a section was, मुझे ये भी नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है। But I knew if you cut a plan what it would look like। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा। एक अगर हम हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किस तरीके का उसका ओवरव्यू आएगा। I stood first class first throughout after that। और उस दिन के बाद से मैं हर जगह फर्स्ट आया, क्लास में आई वॉज फर्स्ट। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि ये सब मुझे लगता है कि ये वहीं से सीखा है मैंने। जो मैं पूरा दिन खेलता था, मुझे एक अंदाजा हो जाता था, हर चीज का पता था। स्कूल डेज में मैंने जो भी एक्सप्लोर किया, उसी वजह से टुडे आई एम एन आर्किटेक्ट। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम देवीचर। अब उनके एक फ्रेंड है बहराम देवीचर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशंस बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स। उनके बीच में कॉम्पिटिशंस लगते कि कौन बहुत अच्छा बना सकता है। फोर्ट बनाने का कॉम्पिटिशन, गन्स बनाने का, एम्यूनिशन होता है हथियार बनाने का। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम दोनों ही कुछ ऐसा बनाते जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो, जिसका तरीका ही अलग हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माय टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ माय स्केच एंड टोल्ड मी। अब जब मैं स्कूल में था और सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में होऊंगा शायद, तभी मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। वो मेरी स्केचेस देखती हैं और वो क्या कहती है, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। कि आप हर चीज में बेकार हो, आप बिल्कुल निकम्मे हो, आप स्टडी नहीं करते, बट आप जो ड्राइंग बनाते हो, जो आप स्केचेस बनाते हो, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। और जब आप बड़े हो जाओगे आप एक आर्किटेक्ट बनोगे। दैट मीन्स कितनी छोटी उम्र में ही हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारी क्वालिटीज को जज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो उनके टीचर है मिसेस गुप्ता, उन्होंने कितनी इजीली उनकी क्वालिटीज को जज कर लिया है। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई बार हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारी क्वालिटीज को जज कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि आर्किटेक्ट क्या होता है या फिर ये क्या है या मैं ही बनूंगा, बट शी वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थी। आज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। Later after I became an architect, I went back to meet her and tell her। जब मैं आर्किटेक्ट रियल में बन गया तो मैं स्पेशली उनसे मिलने गया और उन्हें बताने गया कि मैम सी आई एम एन आर्किटेक्ट टुडे। आपने उस दिन मुझे ये कहा था एंड टुडे आई एम। ऐसा कई बार होता है कि हम वो बन जाते हैं जो हमारे लिए प्रीडिक्ट किया जाता है इन आवर स्कूलिंग डेज। हमें इतनी खुशी होती है, कुछ चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं, इतनी खुशी होती है कि हम अपने टीचर्स के साथ वो खुशी शेयर करते हैं। इन द सेम वे व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज अच्छी नहीं लगती, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इन स्टडीज के साथ आपका फ्यूचर नहीं बन सकता, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या आप स्कूल का जो करिकुलम होता है उसके साथ आप डील नहीं कर पाते, उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। क्या ऐसा रीजन है
that you are not able to study or you are not fond of study. I was very bad at languages. मेरे को languages बिल्कुल नहीं आती थी. I was very bad at it. And even अगर हमें कोई language ही नहीं आती है so definitely हमारे सारे ही subject weak हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे subject language पे ही based हैं. हम कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, we use language. Science and geography I could deal with. Maths was very bad. Science and geography I was very good at. I can deal with that, I can understand that, I can cram that. But maths, it was highly difficult. Maximum times students के लिए maths ही एक ऐसा fear factor होता है जो उन्हें study से दूर कर देता है. Here also maths is not liked by Hafiz. I just was not interested. मेरे को interest ही नहीं था. I was studying for the sake of studying. मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है, हमें डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम आगे कुछ भी नहीं बन पाएंगे. What they taught me today, I would forget after 2 days. जो मुझे आज पढ़ाया जाता था 2 दिन बाद मैं वो सब भूल चुका होता था. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. इसलिए मुझे चीजें याद नहीं रहती थी या मैं उन चीजों की केयर नहीं करता था क्योंकि उन चीजों का कभी कोई यूज नहीं था, और जब यूज ही नहीं था तो मैं उन चीजों को बहुत जल्दी भूल भी जाता था. नॉर्मली क्या होता है, जिन चीजों का हमारा यूज ज्यादा होता है वो चीजें हमें याद ज्यादा रहती हैं. इन द सेम वे हियर ऑल्सो. नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर नेक्स्ट. डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in rest of the lesson? क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था वो सब बोरिंग था इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज में, या फिर आपको वो स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट पता लग जाता था इसलिए वो लेसन्स आपको बहुत बोरिंग लगते थे कि आपका स्टडी करने का दिल ही नहीं करता था? आखिर रीजन क्या था? यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाह रहा है कि आखिर रीजन क्या है कि इतनी बड़ी हस्ती वो स्टडी नहीं करती. लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट. नाउ व्हाट इज सेइंग, बोर्डिंग स्कूल में रहना दैट मीन्स अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम एवरीथिंग, बहुत डिफिकल्ट है. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. हम सिर्फ डे टू डे रह रहे थे. नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट. आजकल तो बहुत टेस्ट हो गए हैं. बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी. बट पहले क्या होता था, अगर हमारा कोई टेस्ट होता था हम कॉपी कर लेते थे. देयर वाज नथिंग मोर टू डू. The teacher thought that we had done our work. और टीचर को क्या लगता था, हमारा काम हो चुका हुआ है. There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? Now क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको लगता है कि डिसेबिलिटी एंड गिफ्ट, जैसे हम कहते हैं ना ये बच्चा तो गॉड गिफ्ट है, ये इंटेलिजेंट है या उसके अंदर सिक्स सेंस है, या ये पर्सन तो गॉड गिफ्ट है, तो ये जो गिफ्टेडनेस है ये भी हमें अपनी हैंड इन हैंड मीन्स जनरेशन टू जनरेशन मिलती है, और जैसे डिसेबिलिटी भी हमको मिलती है. वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास. नाउ इज सेइंग कि आप मेरे कुछ क्लास के स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल ले लीजिए. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. नाउ व्हाट इज सेइंग कि क्लास में जो फर्स्ट एंड सेकंड आते थे आज की डेट में वो बहुत ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास कोई इतना बड़ा काम नहीं है, और दे आर नॉट रिच, वो अमीर नहीं है. दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू बिकम रिच. आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. नाउ व्हाट बेला राजा इज सेइंग कि मैंने ऐसी बहुत सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरव्यूअर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप प्लीज उन लोगों को जाके देखिए जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे, आज क्या है वो बहुत ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं. दे आर ओनली ड्रीमिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं. इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट. नाउ वो क्या कह रहे हैं, स्कूल में जैसी लाइफ हम जी रहे थे उसने हमें बहुत स्मार्ट बना दिया, हमें गली गली के कोने कोने से जागरूक करा दिया. आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. मैंने ज्यादा सीखा है. कैसे सीखा है? सीख के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से. इतना मैंने एकेडमिक से नहीं सीखा जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है. दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर.
नाउ व्हाट बेला राजा इज सेइंग, ये इसीलिए है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है एंड आपके अंदर स्किल्स ऐसे हैं. You were able to find expressions in a manner you were comfortable with, and you defined every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. क्योंकि आपके पास वो एक्सप्रेशन है, आपके पास वो मैनर है जिसने आपको कंफर्टेबल किया है. दूसरा पर्सन आपको रोक नहीं पाता है, डिनाई नहीं कर पाता. सो जो भी आप चाहते हैं वो हो जाता है. I was more interested in doing other things, but what he is saying कि मुझे और काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता था. If for example बता रहे हैं, while in class it started raining outside. जैसे कि अगर क्लास चल रही है और बाहर बारिश आने लगी, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. तब मैं ये सोचने लगता कि ये पानी कैसे बहता आ रहा है और किस तरीके से एक डैम बनाया जाए ताकि इस वाटर को ब्लॉक किया जाए. I would be thinking about the flow of water within the dam. फ्लो ऑफ वाटर के बारे में सोचता कि किस स्पीड से वाटर आएगा या फ्लो करेगा डैम के अंदर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. और जो डैम है वो कितना वाटर आराम से होल्ड कर सकता है, कितना इजीली ले सकता है, अपने अंदर कैप्चर कर सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. वही मेरा इंटरेस्ट होता था डे का. When students lost a button while playing or fighting, जब स्टूडेंट्स कभी खेल रहे होते थे, कोई बटन टूट जाते थे उनके शर्ट्स के, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. और तभी मैं क्या करता था, वो लोग मेरे पास भागे चले आते थे और मैं क्या करता था, चौक के अंदर से, जो चौक होता है उसमें से पतला पतला बटन की शेप काटता था ब्लेड से. एंड डिसिप्लिन इन दिस स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे स्कूल में, इवन सभी स्कूल्स में, डिसिप्लिन इज द utmost important and no student would afford to have a button missing. और क्योंकि डिसिप्लिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना रिजिड था कि हम अपने बटन्स को लूज नहीं कर सकते थे. देयर वॉज नॉट अ परमिशन ऑफ मिसबिहेविंग. और हमारी जो यूनिफॉर्म होती थी वो बहुत ही प्रॉपर होती थी. द स्टूडेंट्स वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. हमें डिनर भी तभी मिलता था जब हमारी यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती थी, और खाना खाने के बाद उसको कोई नहीं पूछता था. बट दिस शोज कि हमारा एक प्रॉपर करिकुलम था जिसके अंदर हमें रहना पड़ता था. कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. अगर हम अभी की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइंट को चाहिए. आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस. मैं क्लाइंट के फेस की तरफ देखता हूँ. जो पर्सन मेरे पास आता है उसका चेहरा देखता हूँ. हिज क्लोथ्स, उसके क्लोथ्स की तरफ देखता हूँ. द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसकी लैंग्वेज कैसी है. द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. और किस तरीके से वो खाता है, क्या खाता है. और इन्हीं चीजों से मुझे पता लग जाता है कि उसके इंटरेस्ट, उसके टेस्ट किस तरीके से है. I can relate to people in a way that would be comfortable. मैं लोगों को बहुत कंफर्टेबल कर देता हूँ अपने साथ, जिससे क्या होता है, मुझे और इजी होता है. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. मैं on the spot ड्रॉ कर सकता हूँ, इतना जल्दी ड्रॉ कर सकता हूँ. That paper I gave to my people in the office. और वो पेपर मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को देता हूँ. You do it instinctively. क्या आप इसको जबरदस्ती करते हैं? Call it instinct, call it arithmetic, whatever. आप इसे कुछ भी कह सकते हैं. अचानक कह सकते हैं, पर्पसफुली कह सकते हैं, अर्थमेटिक कह सकते हैं. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैथमेटिक्स है. पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर. जब हम एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हर चीज होती है. डिजाइन भी होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, साइकोलॉजी होती है कि किस पर्सन को कैसा अच्छा लगेगा, सोशियोलॉजी होती है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे हम घुल मिल पाएंगे. एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स. और इन सब का कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है, मैथमेटिक्स. हियर वी ऑल्सो केम टू अ फुल सर्कल where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics. यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स का अपना ही एक जजमेंट दिया है. Taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था
जो स्कूल टाइम में जिससे वो बहुत नफरत करते थे, उन्हें समझ ही नहीं आता था, बट नाउ टुडे ही इज लविंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहीं पे हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो खत्म होता है। नाउ लेट्स सी हमें इस पूरी स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है। दिस स्टोरी अबाउट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर shows that we should look into our interest। हमें अपने इंटरेस्ट की तरफ जरूर देखना चाहिए, हमें इंटरेस्ट को अपनी प्रायोरिटी मानना चाहिए, एंड फाइंड अ वे दैट हेल्प अस मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। और हमें ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जो तरीका हमारे इंटरेस्ट के अंदर ही हमें जॉब दिला दे, हमारा करियर बना दे, हमें मिलियनेयर एंड बिलियनेयर बना दे। आखिरकार हम सबका ड्रीम तो यही है ना, वी ऑल वांट टू बी अ मिलियनेयर। सो हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसके अंदर हमारी परफेक्शन ज्यादा होती है। दैट इज वाई हेयर ऑल्सो द राइटर इज इम्पोजिंग, हमें एक चीज के ऊपर फोकस करवा रहा है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमें बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। एंड यहीं पे हमारा ये जो लेसन है ये वाइंड अप हो जाता है। काफी बड़ा एक अच्छा सा इंटरव्यू रहा है, हमें इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिला है। सो आई होप यहाँ आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस लेसन को अंडरस्टैंड करने में। आपकी जो भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क, वी आर ओपन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेरीज एंड we'll meet in the next video. Thank you.